नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ जो है आपका यूसीसी। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। हिंदी में इसको कहते हैं सामान्य नागरिक संहिता। हाँ, तो हमारा टॉपिक आज का ये है। थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं। थोड़ा सा वीडियो हल्का लंबा हो सकता है क्योंकि हम इसमें यूसीसी जो है उसके बारे में हम समझेंगे, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यूसीसी है उसको वो जो लागू करने की जो मांगे की जाती हैं, ये जो भी राज्य वगैरह जो इस यूसीसी को लागू करते हैं और उसमें लोगों के क्या विरोध वगैरह रहते हैं, विरोध के क्या तर्क रहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे तो आपको लास्ट में कंक्लूजन निकलेगा कि एक्चुअल में क्या है। हम इसको कोई राजनीतिक या इस तरीके से नहीं देखेंगे, हम एक्चुअल फैक्ट देखेंगे, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि क्या यूसीसी जरूरी है या इससे कि इसका किसी धर्म वगैरह से कोई लेना देना है या किसी धर्म पे इस वक्त इसका कोई प्रभाव वगैरह पड़ेगा। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगी और जो लोग भी पढ़ाई वगैरह का जो भी एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी और जो आम लोग हैं उनको भी पता चल जाएगा कि यूसीसी जो कानून है वो किसी धर्म वगैरह के कोई खिलाफ वगैरह नहीं है। ये आपको मेरी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं अपनी इस कहानी को। तो यूसीसी की बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, सामान्य नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं हम। इसमें सामान्य नागरिक संहिता की जब हम बात करते हैं तो यानी कि यदि हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो आर्टिकल जो है आपका आर्टिकल 44 जो है ये हमारा है सामान्य नागरिक संहिता। इसको हमने भाग 4 के अंतर्गत रखा है। भाग 4 का मतलब है डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी कि जो भी डीपीएसपी वगैरह होती हैं जो भाग 4 के अंतर्गत आती हैं, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसको रखा गया है। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा उन चीज़ों को भी हम देखेंगे। यानी कि यदि भाग 4 है डीपीएसपी के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं तो डीपीएसपी में कहता है कि राज्य अपने स्तर से प्रयास कर सकता है कि भारत में सामान्य नागरिक संहिता लागू हो, ऐसा राज्य प्रयास कर सकता है। इसलिए भाग 4 डीपीएसपी के अंतर्गत इन चीज़ों को रखा गया है। अब जो हमारा आर्टिकल 44 है वो एक तरफ से कहता है कि पूरे देश में सामान्य नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से भी है। भाग 4 कहता है कि इसको हमने डीपीएसपी के अंतर्गत रखा हुआ है। डीपीएसपी का मतलब है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि राज्य यदि प्रयास करेगा कि पूरे राज्य में या पूरे भारत में सामान्य नागरिक संहिता लागू हो, ऐसा राज्य प्रयास कर सकता है अपने स्तर पे। बेसिकली जो सामान्य नागरिक संहिता है इसको, इस बिल को या इस एक्ट को या इस कोड को, इस संहिता को लाने का सबसे बड़ा कारण यहां पर है कि वन नेशन वन लॉ, यानी कि एक राष्ट्र एक कानून। आपने देखा होगा हमारे वहाँ कुछ समय से अब ये चीज़ें सबसे ज़्यादा होने लगी हैं कि हम हर चीज़ में आपने देखा होगा जो हमारा एक प्रकार से जो जीएसटी वगैरह थी, यदि थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर क्या है, एक देश एक टैक्स, यानी कि एक देश यानी कि वन नेशन वन टैक्स की यहाँ पर बात करता है जीएसटी। तो उसी प्रकार से उसी प्रकार से हमारा एक ये कानून है जो वन नेशन एंड वन लॉ की बात करता है। तो इसमें क्या है कि जो आर्टिकल 44 है और ये भाग 4 के अंतर्गत रखा गया है, डीपीएसपी कहते हैं इसको, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो मैंने पहले भी कहा था कि इसमें राज्य प्रयास करेगा कि भारत में सामान्य नागरिक संहिता लागू हो, ऐसा राज्य प्रयास कर सकता है। ये अधिकार डीपीएसपी में जो भी चीजें होती हैं उसमें राज्यों के पास ये अधिकार होते हैं। राज्य चाहे तो उसमें अपने राज्य में कानून वगैरह बना सकते हैं।
यदि हम बात करें कि इसके थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो ये यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 44 में है और भाग 4 के अंतर्गत डीपीएसपी में इसको रखा गया है। तो अब बात करते हैं कि यदि यूसीसी का जो विचार है बेसिकली काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। जब हम आज़ाद भी नहीं हुए थे, ब्रिटिश काल के समय से ये चीज़ें चलती हैं, तो उस टाइम पर अलग अलग धर्मों ने अपने अलग अलग लॉ वगैरह बनाए थे। जैसा आपने देखा होगा हिंदू जो मैरिज एक्ट था वो था, वैसे ही मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट यानी कि लॉ बोर्ड बना था जो कि मुस्लिमों का, वैसे ही पारसी वगैरह क्रिश्चियन वगैरह के लिए भी ये एक्ट वगैरह बने थे। तो इसमें अपने धर्मों के अनुसार सब लोगों ने अपने अपने नियम कानून बनाए थे कि कौन हिंदू धर्म है उसमें विवाह की क्या पद्धति रहेगी, कैसे क्या सिस्टम रहेगा, कौन कितनी शादी कर सकता है, क्या तलाक के नियम रहेंगे, तो हर किसी का था। तो इसमें क्या है कि इसमें बहुत बार ये देखा गया कि इसमें जब किसी व्यक्ति के साथ न्याय या अन्याय होता था तो जो वो न्याय की गुहार लेके कोर्ट वगैरह में इस तरीके से जाते थे तो वहां पर बहुत सारी असमंजस की स्थिति पैदा होती थी कि वहां पर सबसे पहली बात तो एविडेंस यानी कि प्रूफ वगैरह नहीं हो पाते थे, क्योंकि कैसे शादी हुई, शादी जिसके साथ हुई नहीं हुई इसके कोई प्रूफ नहीं होते थे। शादी कर दी ये इसका एक, वो दो लोग जब तक साथ में तब तक ये माना जाता था कि हाँ ही शादी हुई, जिस दिन अलग हो गए उस दिन ऐसे कोई चीज नहीं होती, क्योंकि अपने अपने जो नियम हैं जो वो बीच में आ जाते थे। मुस्लिम का ही है, यहाँ पर नियम है तलाक देने का, आपने देखा होगा ट्रिपल तलाक, 3 बार तलाक बोलने से उनके उसमें तलाक हो जाता है। अब तलाक दे दिया, गलती किसकी थी क्या थी ये बात की बात है, वहां पर वो धर्म के अनुसार वो तलाक हो गया। यदि वो महिला किसी कारण से कहीं जाती है तो उसको उस धर्म के खिलाफ मान लिया जाता है। तो ये सब चीजें थी, इसको इन सभी चीजों को देख के लगा कि कभी ये चीजें ऐसा लग रही थी कि सही हो रहा है, कभी ऐसा लग रहा था कि किसी कोई मतलब अपनी आवाज नहीं उठा पा रहा है। कि यदि अब देखो भाई, आपने देखा होगा हमारे वहां धर्म चाहे अलग अलग हैं, आपने देखा होगा हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, इनके धर्म में अलग अलग हर चीज के नियम कानून हो सकते हैं। हर किसी के धर्मों में अलग अलग मान्यताएं हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। यदि हम एक यहाँ पर जनरली बात करें, यदि एक ह्यूमन की बात करें, एक मनुष्य की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि जो चीजें, यदि कोई बीमार होता है वो धर्म के हिसाब से, उसका ऐसा नहीं है कि वो धर्म के हिंदू लोगों की बीमारियां अलग हैं, मुस्लिम की अलग हैं, ऐसा नहीं होता है। तो उसी प्रकार के जो पीड़ित होता है वो ऐसा नहीं है कि पीड़ित केवल हिंदू हो या केवल मुस्लिम हो या चाहे कोई अन्य धर्म का हो, पीड़ित किसी भी प्रकार का हो सकता है। पीड़िता के साथ जो कार्य है वो गलत किसी भी तरीके से हो सकता है। तो वहां पर यदि बीच में धर्म से हिसाब से कोई चीज लाई जाएगी तो ये एक प्रकार से इसको हम ये कह सकते हैं कि धार्मिक और ये राजनीतिकरण या फिर इसको जो भी पार्टियां होती हैं वो इसको बांटने का काम करती हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पर आई, तो इन सभी चीजों को लगा कि यहाँ पर एक ऐसा कानून होना चाहिए, एक राज्य में एक ऐसा कानून होना चाहिए कि जिसमें समान नागरिक संहिता हो, सबके लिए शादी करने का एक नियम हो, तलाक देने का एक नियम हो, यदि कोई बच्चा गोद लेता है उसका एक नियम हो, जो भी चीजें हो सब एक नियम के तहत हो, यानी कि एक लॉ हो। यदि किसी के साथ भी उसके अलावा यदि कुछ गलत होता है तो उस लॉ के अगेन वो चीजें आप अपने उसमें रख सकते हो, लेकिन यदि कानूनी नहीं है तो फिर वहां पर टकराव की स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। तो यानी कि आपने देखा होगा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे ड्राफ्ट कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो भी यूसीसी के समर्थक थे। वो क्योंकि वो इस चीज को समझते थे कि यदि ये चीज कल को यदि नहीं हुआ तो इसमें धर्मों में भी आपसी टकराव या धर्म में किसी के साथ गलत हो सकता है, यानी कि किसी के साथ कद को गलत हो सकता है। कई बार ये अपने धर्म को के हिसाब से सही हो सकता है, कई बार ये धर्म के हिसाब से किसी व्यक्ति के साथ गलत हो सकता है। यदि उस व्यक्ति के साथ गलत होगा तो फिर न्याय देने का तरीका क्या होगा, यदि कोई कानूनी नहीं होगा तो फिर न्याय मिलने में बहुत टाइम वगैरह भी लग सकता है। तो ये संविधान के उसमें भी ये चीजें लाई गई थी, यानी कि तो इसीलिए इसको हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में रखा कि यदि राज्य चाहे तो इस पर कानून वगैरह बना सकते हैं। तो इसके यदि मुख्य उद्देश्य की हम बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य में क्या था कि हम इसको क्या है क्यों लाना चाह रहे थे। हम इसको लाना चाह रहे थे कि समानता और न्याय के लिए लाना चाह रहे थे, यानी कि इक्वलिटी एंड जस्टिस के लिए लाना चाह रहे थे हम इसको। इससे हम सोच रहे थे कि इक्वलिटी एंड जस्टिस आए, महिलाओं के बेसिकली
जब भी कोई चीज होती है तो इसमें देखा जाए तो महिलाओं के ही उसमें ये चीजें थी, यानी कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा होगी, हम इसमें कह रहे थे महिलाओं के जो अधिकार थी उनकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। उसके बाद धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेक्युलर की बात कर रहे हैं। उसके बाद राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे थे हम इसमें कि राष्ट्रीय एकता होनी चाहिए, यदि एक कानून होगा पूरे देश में तो एक सब एक रहेंगे, अलग अलग धर्मों के हिसाब से चीजें चलेंगी तो फिर दिक्कत आएगी। व्यक्तिगत कानूनों में भी सुधार होगा, यानी कि जो भी व्यक्तिगत ऐसे कानून बनाए उनमें सुधार का भी हो जाएगा तो ये सब चीजें सही हो जाएंगी। तो ये सब चीजें थी, तो मकसद यही था कि सब नागरिकों को कानूनों के समक्ष समान बनाना है। भारत में अभी यूसीसी पूरे देश में लागू नहीं है, पहले केवल एक गोवा में था, ये गोवा ने यूसीसी वगैरह किया था। 2024 में जो उत्तराखंड है उसने भी यूसीसी का एक ड्राफ्ट बनाया है और इसको अपने वहां पारित किया है, यानी कि 2024 से, यानी कि यदि एक बात करें तो गोवा को यदि छोड़ दें तो 2024 में पहला राज्य बन गया एक प्रकार से ये उत्तराखंड, जिसने यूसीसी बिल का ड्राफ्ट बना के इसको पारित भी कर दिया है। तो अब कहने का मतलब क्या है कि जब यूसीसी कोई सरकार लाती है तो उसके मुख्य तर्क दिए जाते हैं यही कि भैया इक्वलिटी एंड जस्टिस होगा, महिलाओं के सुरक्षा के अधिकार होंगे, न्यायिक समानता होगी और आपका धर्मनिरपेक्षता मजबूत होगी, समाज में समान न्याय होगा। ये हमने जब भी कोई यूसीसी लाता है तो वो ये चीजों को इस चीज का तर्क देता है कि ये है हमारा उद्देश्य यूसीसी को लाने का। तो सपोर्टर जो हैं वो यही कहते हैं कि इससे क्या है कि जेंडर जस्टिस होगा, सोशल हार्मोनी वगैरह ये सब चीजें यहां पर बनेंगी। तो ये हमारा था जो मुख्य उद्देश्य और जो मुख्य तर्क दिए जा रहे हैं यूसीसी को लाने के संबंध में। विरोध में भी इसमें बहुत सारे तर्क आपने देखने को मिले होंगे। विरोध में क्या तर्क आते हैं? विरोध में जो तर्क हैं वो ये हैं कि जो धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप, देखो अब एक तरफ से आर्टिकल 44 है जो कि भाग 4 डीपीएसपी है, ठीक है। उसके बाद हमारे होते हैं फंडामेंटल राइट, एक राइट है आर्टिकल 25 जिसको कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि ये एक फंडामेंटल राइट है। यदि एक तरफ से 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है, एक तरफ से आर्टिकल 25 कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता भी है। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यह हुआ कि हर व्यक्ति को किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार उसे अपनाना की स्वतंत्रता है, यानी कि वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को त्याग सकता है, अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, यानी कि वो जिस तरीके से जो भी करना चाहे पूजा पाठ वो कर सकता है। इसके लिए धार्मिक स्वतंत्रता है, ये एक फंडामेंटल राइट है। तो अब जब भाई धार्मिक स्वतंत्रता है और धर्म के अकॉर्डिंग हमने किसी चीज के नियम बनाए हैं कि हमारी शादी कैसे होगी, हमारा तलाक कैसे होगा, ये बना रखें, तो फिर 44 आने से तो फिर हमारी धार्मिक स्वतंत्रता छिन जाएगी। लेकिन ये भी ऐसा भी नहीं है कि धार्मिक स्वतंत्रता छिन जाएगी। ये फैलाया जा रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता छिन सकती है। देखो 25 फंडामेंटल राइट है, समान नागरिक संहिता लागू होगा तब भी फंडामेंटल राइट ही रहेगा। यदि फंडामेंटल राइट आपके फंडामेंटल राइटों का अहित हो रहा है, यदि आपको लग रहा है कि मेरा फंडामेंटल राइट, मेरे को धर्म का प्रचार आर्टिकल 44 आने के बाद नहीं हो रहा है, तो आप उसके लिए भी आप फिर कानून के समक्ष, यानी कि जो भी कोर्ट वगैरह में इसको लेके जाना है आप जा सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि 44 लागू होने से आर्टिकल 25 हट गया, आर्टिकल 25 रहेगा। आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट है, इसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। बस ये है कि जो भी विवाह करने का, तलाक देने का, बच्चा गोद लेने का, जो भी और चीजें हैं उन सब का यदि होगा तो उन सभी धर्मों के लिए, मतलब जो अभी तक अलग अलग धर्मों के अलग अलग रीति रिवाज हैं, जो इसको कह सकते हैं, वो अब ना रह के एक रीति रिवाज हो जाएंगे। बाकी जो फंडामेंटल राइट है वैसे का वैसा ही रहेगा। यहां पर इस चीज को समझना है। तो ये तर्क दिए जा रहे थे, जबकि कोई वॉल्यूशन वगैरह ऐसा भी आर्टिकल 25 का नहीं हो रहा है, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का वॉल्यूशन यहां पर नहीं हो रहा है। ऐसा जो एक प्रकार से ये फैलाया गया, इसी को ध्यान में रखते हुए कि भैया यदि आप
यूसीसी बेसिकली जो भी हमारे यहाँ माइनॉरिटी वगैरह या जो भी जो मुस्लिम वगैरह हैं उनको ये बताया गया कि यदि भैया आप यदि हमारे यहाँ यूसीसी लागू हो जाएगी तो आपकी जो ये धार्मिक स्वतंत्रता है, जो आप प्रचार प्रसार जो आप ये कर रहे हैं, ये आपका बंद हो जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीवीएस मतलब एक कानून लागू करना है, अल्पसंख्यक समुदायों की असुरक्षा हो जाएगी, राजनीतिक का दुरुपयोग वगैरह की आशंका वगैरह, ये सब विरोध में तर्क दिए गए हैं। लेकिन ये तर्क मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि इस तर्क का ऐसा कोई लेना देना नहीं है। इन तर्कों को यदि आप सही ढंग से समझने की कोशिश करेंगे तो ये तर्क है ही नहीं, क्योंकि फंडामेंटल राइट है वो रहेगा। कानून किस चीज के लिए बना है? जिस चीज के लिए अब तक अलग अलग चीजें थी, मतलब हिंदू शादी करने का तरीका अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है, किसी और के लिए अलग है। तो अब ये तरीका शादी करने का अलग अलग है, नियम सबके अलग अलग हैं, कानून अलग अलग थे, तो भैया न्याय मिलने का तरीका भी अलग अलग था। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, जो ये चीजें हैं, शादी करना, ये करना, ये सबका जो कानून है वो एक बना दो, बाकी आप फंडामेंटल राइट, धार्मिक स्वतंत्रता करो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीजें यहां पर थी। तो यहां पर जैसे हमने देखा, अब मैं यहां पर बात करूं 25 और मैंने 44 का तो कर ही लिया है, यानी कि एक राइट है, एक आर्टिकल है 14, एक आर्टिकल है 15। 25 की मैं बात कर चुका हूं, 44 की भी मैं बात कर चुका हूं। यानी कि जो 14 है आर्टिकल, वह है समानता का अधिकार, ये भी एक फंडामेंटल राइट है, समानता का अधिकार। और जो आपका 15 है वह है आपका भेदभाव निषेध है। ये नाम से ही आप इन चीजों को देख रहे होंगे, भेदभाव निषेध है। 25 आपका क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। 44 क्या है? सामान्य नागरिक संहिता। तो अब कहने का मतलब क्या है कि जो 25 है और जो ये फंडामेंटल राइट है, ये आपका डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, भाग 4, यानी कि समानता। अब कहने का मतलब है जो 24 है उसका इसके साथ विरोध हो रहा है। समानता, भेदभाव निषेध है, ये तो ठीक है, लेकिन धार्मिक, यानी कि यहां पर इस चीज को कह रहे हैं कि यदि यूसीसी को लागू करना है, यदि आर्टिकल 44 को लागू करना है, तो आर्टिकल 25 के बीच में जो है यही सबसे बड़ा मुद्दा है। तो यदि बात करें, ये चर्चाएं यूसीसी को अब राष्ट्रीय स्तर पे ये चीजें बनने जा रही हैं कि अब एक ऐसा कानून लाया जाए। तो एक लॉ कमीशन था जो 2018 में आया था, लॉ कमीशन 2018 कहते हैं उसको। तो इसने कहा था कि यूसीसी की आवश्यकता से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ सुधार आवश्यक हैं जिससे कि यूसीसी लागू करने में ज्यादा कोई कठिनाई और ज्यादा कोई दिक्कत परेशानी इस तरीके से ना हो। तो इसी क्रम में 2024 में उत्तराखंड ने यूसीसी ड्राफ्ट बना के इस चीज को पारित वगैरह भी कर दिया है। तो सामान्य नागरिक संहिता क्या है? एक संवैधानिक लक्ष्य है हमारा यूसीसी को लागू करना, जो भारत में समानता, न्याय और एकता को मजबूत कर सकता है यहाँ पर। लेकिन इसे लागू करने के लिए समाज की मानसिक तैयारी, धार्मिक संवाद और राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूरी है। यानी कि इसमें यह भी सही है कि आप मानसिक तौर पर इस चीज को समझें कि ये क्या सही है, क्या गलत है। यदि किसी की शादी होती है तो उस शादी को अपने मैरिज को रजिस्टर्ड कराए, जिससे कि कल को यदि किसी के साथ न्याय हो तो उस चीज का कोई प्रूफ रहे, हाँ इनकी शादी हुई थी। अब हमने किसी मंदिर में जाके शादी कर ली, उस शादी का प्रूफ क्या है कि हमारी शादी हुई है? यदि मैं कहूँ नहीं हुई है तो क्या प्रूफ है? तो ये सब चीजें वहां पर आ सकती है। तो इसीलिए सभी लोगों को ये किया जाता है कि ये सब जो नियम कानून जो भी बनते हैं, जो भी देश में जो भी कानून वगैरह बनते हैं, नियम बनते हैं, वो हमारे बीच के ही व्यक्ति, यानी कि जिन व्यक्तियों को हम चुन के भेजते हैं वही लोग तो कानून बनाते हैं। तो वो व्यक्ति भी तो हमारे बीच से हैं, तो वो गलत क्यों बनाएंगे? लेकिन ऐसे जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो एक दूसरे को बांट के, एक दूसरे को गलत चीजें बता के देश में क्या करते हैं? राजनीति करने का काम करते हैं, वोट बैंक गुट बनाने की कोशिश करते हैं, लोगों को बांटने का काम करते हैं। और लोग क्या होते हैं? उन लोगों की बातों में आके लोग बंटना शुरू कर देते हैं और जो मुख्य चीज है उसको समझ नहीं पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं यूसीसी होता है तो उसका विरोध वगैरह होता है, तो विरोध होने का तो इसमें मतलब ही नहीं है, जैसा कि आपने पूरी वीडियो में देखा, मतलब ही नहीं हो रहा है विरोध का, कहीं से कहीं तक कोई लेना देना है, क्योंकि विरोध हो ही नहीं सकता है, क्योंकि विरोध का कोई मामला ही नहीं है। भैया आपने देखा होगा उद्देश्य क्या थे? उद्देश्य ये थे कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, यही तो सब चीजें थी।
तो वो जब है उसमें चीजें वही हो रही हैं तो उसमें दिक्कत क्या है। तो देखो ये आस्क था यूसीसी से रिलेटेड, आपको होप सो ये जानकारी अच्छी लगी होगी, मैंने आपको बताया। तो यदि आपको कल को ये एक बेसिक, जो लोग एग्जाम वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए भी, जो जनरल अभी तक कुछ सोच रहे थे यूसीसी के बारे में, अब उनको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये चीजें हैं और क्या सही तर्क है क्या गलत है, ये अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।